अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो जनरल फैज़ के हवाले से ख़बरों के ऊपर रहेगा। जनरल फैज़ को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि फ़ौज ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। दो इल्ज़ामात जिनका उस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर तज़किरा है, उसमें एक तो टॉप सिटी मंसूबे के हवाले से है, जिसमें इर्रेगुलरिटीज़ की जो भी कहानी थी, लेकिन उस फैमिली का मेन चार्जशीट ये थी कि जनरल फैज़ की माँ के ऊपर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उनको घर से ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, उनकी जायदाद ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश की गई। ये लेकिन इस खबर का एक हिस्सा है। इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा, जो सेकंड लाइन है उसकी, वो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिव पार्ट या पावरफुल लाइन वो है। वो ये लाइन कहती है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहीं और ये साबित शुदा, एस्टैब्लिश, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, वो साबित हो चुकी हैं। ये जो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन इस्टेब्लिश होती हैं, ये आम क्यास रही और जो तज़किरा किया जाता है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनके पोलिटिकल लिंकेजेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या जो दीगर वाक़यात होते हैं, उसमें कई वाक़यात का तज़किरा आता है, जिसमें बाज़ जो एनालिस्ट हैं उसको 9 मई के वाक़यात के साथ भी जोड़ते हैं, या बाज़ ऐसी चीज़ें जिसमें कहा जाता है, कुछ गेस्ट ने भी हमारे गुज़श्ता रोज़ इशारे कराए किए कि इंसाइटमेंट, आर्मी चीफ़ जो मौजूदा हैं उनके हवाले से अगर कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें उनके साथ ताल्लुक़ या नाता जोड़ा जाता है, तो वो वायलेशन है। ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक फ़ौज की जानिब से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं या तज्ज़िया कार हैं। उनकी ये राय है कि ये 2-3 इशूज़ जो हैं उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जो आज हम प्रोग्राम में हमारे साथ शख्सियात हैं, उनसे ये दोनों सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जब चैप्टर खुलेगा तो इसकी लपेट में कौन कौन आएगा और ये सारी जंग जो है हमें किस तरफ को लेकर जाएगी। हमारे साथ शुरका है आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और इसके अलावा बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, पहले तो आप एक बार बता दें, आपका और जनरल फैज़ का, तहरीक इंसाफ का और जनरल फैज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है? आज वो खान साहब ने दोबारा से रिटरेट भी किया, एक प्रोफेशनल ताल्लुक। देखिए ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, उसको डिफरेंट एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती है, एक नहीं मुतअद्दिद, MI हो जाए, ISI हो जाए, उसके अलावा दीगर एजेंसीज, और हर जगह से रिपोर्टिंग आ रही होती। तो वो एक प्रोफेशनल ताल्लुक ज़रूर रहा है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर होती रही, ठीक है ना, चीज़ें मिलती रही, जितनी भी हाई लेवल की मीटिंग्स हो, ज़ाहिर बात है हमारा एक लिंकेज रहता है ओवरऑल, मगर उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं। और बल्कि जिस तरह की बात हुई, इसके बाद खान साहब ने ये भी कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, एक अच्छा मौका है, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इसे डीपर आप प्रोब कर सकते हैं। जो तहरीक इंसाफ ने डे 1 से जुडिशल कमीशन का एक कहा था, इस चीज़ पे तो प्रॉपरली इंक्वायर करें, सारा कुछ थ्रैश आउट करें। आज भी तहरीक इंसाफ वॉलंटियर करें। आज आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं, आज मेरी कल हुई थी जी। तो आपको ये बात कैसे पता चली कि इमरान आज जो लॉयर्स मिले, जो मिले, हाँ, उन्होंने आपको कन्वे किया? हाँ जी, तो आज भी तो इस चीज़ को थ्रैश आउट किया जा सकता है, इसमें लेकिन बहुत सारे लोग आपके वो माजी के जो ताल्लुकात की नोयत थी ना, उस वजह से पोस्ट रिटायरमेंट भी उनका आपसे ताल्लुक जोड़ते हैं। लाइक इमरान खान के कई बयानात हैं कि वो जब बंदे इकट्ठे नहीं थे होते बजट के मौके पर या वोटिंग के मौके पर, इवन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब इमरान ने ऐलान किया था सेनेट इलेक्शंस के बाद, तो बंदे पूरे नहीं थे हो रहे, तो बंदे ISI ने इकट्ठे करके दिए थे। देखें, तो इसी तरह का ताल्लुक जो है, अगर हुकूमत जब गिरी भी है इमरान खान साहब की, तो उसमें भी देख लें ताल्लुक, उस वक्त ISI थे नहीं। सिंध हाउस में बंदे किसने इकट्ठे कराए, सारे मामला खान साहब इसमें क्लैरिटी के साथ कहते रहे। अगर देखें, डोनाल्ड लू का लेटर किसके लिए था? वो उस वक्त का इमरान खान साहब के लिए नहीं था, वो तो डायरेक्ट जनरल बाजवा के लिए था, ठीक है ना। तो और वो इसी तरह से उसी तनाजुर में लिया कि पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो जो किसको बंदे एड्रेस पहले था? पूरे करता था वो कौन करता था? जनरल फैज़ करता था या जनरल बाजवा? ये तो आपने कहा ना, मैं कहा इस चीज़ नहीं, इमरान के बयान कर, मैं नहीं कह रहा जनरल, ये खुद इमरान खान के बयान। नहीं, देखें बंदे, देखें पॉलिटिकल फोर्सेस के इर्द गिर्द ही बंदे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल कुछ मनूवरिंग पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये रही है, ये इंटरफेरेंस से भरी हुई है, ये आज की नहीं हो रही। अगर आज हो रही है, इससे पहले भी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये तो आप उसकी तारीख में चले गए, मेरा सवाल ये है कि अगर DG ISI आपको पहले बंदे पूरे करके देते थे बजट के लिए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो पोस्ट रिटायरमेंट तो वो ज़्यादा आज़ादी के साथ आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने ये आप खान साहब के किस बयान से लिंक कर रहे हैं? मैंने नहीं खान साहब से ऐसी बात सुनी कि भाई खान साहब ने कहा हो कि हमें वो बंदे पूरे करके देते थे। देखें, हमें तो वीकर पोजीशन, ये इमरान खान के रिकॉर्ड के ऊपर बयान। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, बाद में शेयर कर लेंगे, मगर जो मेरी क्लैरिटी है इस चीज़ पे कि देखें हमारे इदारों की इन्वॉल्वमेंट रही है और डेमोक्रेसी पनपी नहीं है, इसी वजह से। बराह रास्त सवाल पूछना आपसे, 9 मई के वाक़यात में कई मुशावरत शामिल थी जनरल फैज़ या किसी रिटायर्ड? देखिए, 9 मई को तो क्लैरिटी के साथ PTI कह रही है कि वो ब्लैक स्वान इवेंट है। 25 मई पे जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो लार्जर स्केल में 9 मई पे किया गया और उसकी विक्टिम तहरीक इंसाफ है, और इसीलिए ओपनली हर फोरम पे तहरीक इंसाफ कह रही
रही है कि उसको इंक्वायर इमरान खान ये डिनाई नहीं करते कि मैंने 9 मई को एहतजाज की कॉल दी, वो कहते हैं मैंने पुरअमन एहतजाज की 9 कॉल मई दी। को तो वो कॉल दे ही नहीं सकते थे, वो ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि अगर मुझे पकड़ा गया तो मैंने कहा था तो एहतजाज करना है, पुरअमन करना है, और वो तो कहते हैं एहतजाज करना है, और ये भी कहते हैं कि जीएसक्यू के बाहर करना है। लीडर पकड़ा जाए तो रिएक्शन होगा। नहीं, but बेनज़ीर he's- की असैसिनेशन हुई तो नहीं रिएक्शन सर, था, लेकिन माजरत के पब्लिक साथ निकली ये थी। इमरान एक से ज़्यादा मौके के ऊपर पिछले 10 दिनों में रिपीटेडली स्टेटमेंट को दोहरा रहे हैं कि ये मैंने कहा था कि अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो जो पकड़ेंगे फौजी इदारे उनके बाहर ही एहतजाज करना है, जीएचक्यू के बाहर भी करना है, लेकिन पुरअमन करना है, ये वो कंडीशनल कहते हैं। मगर तो क्या ये मशवरे में किसी जगह पे कुछ शामिल था? कैसे हो सकते हैं? देखें उसकी कोई चीज़ है, बल्कि आज तो इससे देखें मौका है, ठीक है, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें पकड़ते हैं तो बेहतर है कि उस चीज़ को जुडिशली प्रोब करा लें। हम तो हर तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं और ये चीज़ वंस एंड फॉर ऑल सेटल होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। DGISI आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक तो टॉप सिटी का केस है, दूसरा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट, उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशंस की थी जो एस्टैब्लिश्ड हैं। अब आपके ख्याल में ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, फॉर्मर DGISI, मेरे इल्म में नहीं है कि कभी किसी DGISI को कोर्ट मार्शल से गुजरना पड़े, ये किस तरीके से आगे चलेगी और इन चार्जेस को कैसे साबित किया जाएगा? देखिए, चाहे हम लोग जो समझें, लेकिन ये फौज का जो अपना सिस्टम होता है अकाउंटेबिलिटी का, और ख़ास तौर से जिनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, मुझे तो इसका एहसास मालूम है, इसके मुताबिक इल्म है कि क्या होता है कोर्ट मार्शल्स में, वो बड़ा फेयर होता है और उसमें पूरी उनको एडवांटेज होते हैं, वो डिफेंस के, वो बल्कि दूसरे लॉयर्स को, बाहर से वकीलों को बुला करके भी वो अपने आप को डिफेंड करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो टाइमिंग की बात है। देखिए, अभी तक जो हम सुनते आए हैं, पता नहीं वो सही है कि गलत है, शुरू से कि फैज़ हमीद साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे और उनको चीज़ें बताया करते थे, इन्फॉर्म करते थे। कहाँ तक वो सही है गलत वो तो हमें पता नहीं, लेकिन बासूरत ये इंफॉर्मेशन थी। और फिर हमने ये देखा कि जब उनको अपनी जॉब से हटाया गया तो उस वक्त भी बड़ा शोर शराबा मचा था, और उसके बाद आर्मी के साथ रिलेशनशिप इमरान खान साहब की ख़राब हो गई और फिर बहुत सी बातें हुई और जिसके बाद में इवेंचुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हो गई। अब उसमें इन्वॉल्वमेंट तो यकीनन था किसी तरीके से। अब जहाँ तक कि DGISI हैं, वो उनका जितने DGISI हमारे यहाँ हैं सिवाय एक दो के, सब की कुछ न कुछ जो सियासी इन्वॉल्वमेंट तो रही है, चूँकि उन पे डिपेंड करती थी गवर्नमेंट हमेशा इंफॉर्मेशन के लिए, तो इस वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इस लिहाज से अब किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। जैसे शाइक उस्मानी साहब, खाली इन्फॉर्मेशन अगर प्राइम मिनिस्टर ले तो वो तो फिर भी काबिल कबूल है कि DGISI ये प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो ISI से लिया जाता है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने, वो कोई अनहोनी नहीं है, इमरान खान 4 साल जिस तरीके से हुकूमत करते रहे, या नून लीग का जो दौरे हुकूमत था 2013 से 18, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके अंदर भी क्या रोल था हमारे इदारों का, या अभी भी मौजूदा हुकूमत को किस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, तो हर दौर में आपको उनका एक रोल नज़र आता है, विच इज़ आई थिंक बियॉन्ड देयर स्टेटेड मैंडेट उनका ये नहीं है जो काम हमारी हुकूमतें उनसे दरख्वास्त करती हैं। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जो DGISI है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, और सर ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है, आर्मी चीफ को भी रिपोर्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को वो इनडायरेक्टली करता है, लेकिन ही इज एम्प्लॉयड बाय। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने शम्स कल्लू को DGISI बनाया था और आर्मी की मर्जी के खिलाफ बनाया था, और वो एक रिटायर्ड ऑफिसर को उन्होंने बना करके बनाया था। तो ये इसेंशली टेक्निकली अपॉइंटमेंट ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है और प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट करता है डेफिनेटली, लेकिन सियासी चीज़ें से दूर रहता है। लेकिन आमतौर से इनडायरेक्टली हमारे यहाँ तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए। और अब जबकि उसके बाद ये 9 मई और दूसरी चीज़ें सामने आ गई, तो इसकी वजह से अब लोगों को शुबात पैदा हुए कि शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि उन्होंने किस शिप की, आर्मी एक्ट किस शिप की खिलाफ वर्जी की है, ये अभी तक नहीं बताया गया। ये तो अभी चार्ज जो थे उनके खिलाफ वो सामने नहीं आए, तो अब वो बाद में पता चलेगा कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। क्या ये जो कार्रवाई जो स्टेट एजेंट है, जो स्टेट किसी जो चार्जेस फ्रेम करेंगे तो फिर उसके ऊपर आपके कहना यह है कि फिर ज़्यादा राय दी जा सकती है। जैसे शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया किया।
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत के पास क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 चीज़ें हैं जिस हवाले से जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है या आर्मी की जो तहवील में लिए गए हैं उस पर बात हो रही है। नंबर 1 तो ये है कि जो उनका जो एक हाउसिंग सोसाइटी है बहुत बड़ी इस्लामाबाद में, टॉप सिटी, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और उसके बाद जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पोस्ट रिटायरमेंट। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी आपने बैरिस्टर साहब से सवाल पूछा और जस्टिस साहब से, ड्यूरिंग हिज सर्विस जो उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनूवरिंग रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं किया, और वो बहुत दफ़ा मीडिया पे क्या कोई मिसालें दें आप? देखें, इमरान खान साहब की, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे MNA जो कराची से जिनका ताल्लुक़ था वो बाद में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम खुद नहीं आए, लाए गए। बड़ा बड़ा ओपन बयान था। उसके अलावा फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके लोग ये बातें करते रहे, मीडिया पे लोग ये बातें करते थे। फिर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इतनी गैर मकबूल हो चुकी थी, जब आखिरी इनका तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि लास्ट जो उनका 1.5 या 2 साल का पीरियड था, और आखिरी साल तो बिल्कुल ही कि इनके MNA इजलास में नहीं आते थे, उन्हें भी सारा वो लाना। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त 14 सेनेटर्स वो हमारे खाना आपके साथ खा रहे थे, खाना हमारे साथ खाया, वोट दूसरी तरफ डाला, खड़े हमारे उम्मीदवार के हक में हुए। रात को फिर आपके साथ थे। पहले खड़े हुए, नहीं उसमें होता है ना, पहले खड़े होके आप तायद करते हैं, हॉल में खड़े होके तायद की, वोट डालने की बारी है, 14 बंदे गायब हो गए। बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं लफ्ज़ कह दूंगा, चले मुबैना कह देते हैं, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट थी। वो मास्टरपीस था, उन लोगों ने 14 ने खाना आपके साथ खाया, वोट उधर डाला, रात को फिर आपके साथ, रात को फिर हमारे साथ खाना खाया। तो ये मुबैना इसको आप कह लें, लेकिन ये मैनूवरिंग थी। ये जो अच्छा, आपकी वायलेशन है पोस्ट रिटायरमेंट, वो ज़्यादातर इससे रिलेट करती हैं जो 9 मई था, या किसी और चीज़ से रिलेट करती हैं? सेंसिटिव मामला है, सच्ची बात है, मैं उन डिटेल से वाकिफ़ नहीं हूँ कि उनके कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आर्मी एक्ट की वायलेशन में आते हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ये बात है कि ये जो एक नेक्सस रहा है जिसने 9 मई जैसे वाक़यात कराए, और उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह स्टेट के साथ उनकी एक मुसलसल लड़ाई चल रही है उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी, और इदारों के साथ टकराव की जो एक सियासत उनकी पार्टी करी जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। इमरान कहते हैं मेरी इदारों से टकराई, वो कहते हैं फ़ौज मेरी। नहीं, टकराव या लड़ाई और क्या होती है, यानी फ़ौज आपकी है लेकिन उसकी जो क़यादत है उसके हवाले से आप मुतनाज़ा बयानात दें, उसके हवाले से आप जनाब सकूत ढाका और उस वक्त क्या इन बयानात के पीछे आपका ख्याल है कि उसमें भी कुछ जनरल फैज़ का रोल है? नहीं, मैं ये बात बगैर किसी ज़ाहिर है एक ऑथेंटिक नॉलेज के नहीं कर सकता, बगैर ज़िम्मेदाराना बात ये होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेटवर्क ज़रूर था, नेटवर्क था। उस नेटवर्क को, उसमें जनरल फैज़ का क्या किरदार था, ये प्रूव करना, कितने % था, ये प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये सारी मालूमातें जो हैं ये फौज के पास ज़रूर मौजूद होंगी। जनरल फैज़ को तो मेरा ख्याल है कोई सुपर स्पाई होना चाहिए कि एक बंदा अडियाला जेल में आपकी कैद में, इस्टेब्लिशमेंट भी मुखालिफ है, और फिर भी जनरल फैज़ जो था अडियाला के अंदर उसके कान में फूंक देता था और वो काम कर गुजरता था। देखिए, मल से भी तो बहुत आसान होता है ना, बहुत स्पेशलिस्ट होगा इस काम, बहुत आसान होता है। मेरे ख्याल है जनरल फैज़ को आप ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें उनकी वकला की, उनके सीनियर मेंबर्स की, जब से वो जेल में है वो हो रही हैं, तो फैमिली के मेंबरान की हो रही साहब जाते होंगे तो पैगाम दिए होंगे। लिहाजा कोई मैसेज इधर से उधर करना, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। दूसरी बात यह है जी, मैंने जो कहा ना कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग और मैनेजमेंट, अब इसमें एक बात आती है जनाब कि जैसे बैरिस्टर साहब ने, मेरे भाई ने कहा कि जी हमें कोई सपोर्ट थी या नहीं थी, या इन्वॉल्वमेंट इदारों की। बात यह है कि ISI हो, IB हो या आपका MI हो, इसे गवर्नमेंट की सपोर्ट में रहना चाहिए। और गवर्नमेंट की ये जो इदारे हैं तीनों हमारे इंटेलिजेंस के, ये गवर्नमेंट की आइज़ एंड ईयर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? सो दे हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने चलना है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, साजिशें मीन्स कोई अनड्यू कर रहा था तो फिर क्या? अच्छा, उसके बाद आपके बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल क्या चल रही है, पाकिस्तान में जो मुदाखलत हो रही है बैरूनी, हमारी बहुत सारी यहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात में आपको पता है कि बैरूनी हाथ हैं, ये सबको पता है। बलोचिस्तान की सूरत हाल, KP में ये चीज़ें चल रही हैं, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन जो है आपके इदारों के थ्रू आप तक आती है, सपोर्ट होनी चाहिए। मैं सब मुझे लगता है हुकूमत ने जनरल फैज़ को ज़रूरत से ज़्यादा समझ लिया कि ताकतवर शख्स है, क्लेवर भी बढ़ रहे हैं,
और वो मैनूवर कर सकते हैं। जेल के अंदर बंद भी बैठे इमरान खान को सारी चालें समझा रहे हैं, उनके सियासी उस्ताद हैं उनके, और हर पॉलिटिकल मूव उनकी जो है पीछे से जनरल फैज़ बैक कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कहानी थी? आप जाते हो उमैर साहब, जाइएगा तो इमरान के कान में बात कह दीजिएगा। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के आए, आपके सामने आप खुद कवर करते रहे। आपने पनामा के दौर में भी खान साहब को देखा, बल्कि मुझे याद है जिस दिन वर्डिक आया था उस दिन आप उधर पहुंचे हुए थे खान साहब को मैंने इंटरव्यू 20-22 सालों में इमरान के बेशुमार इंटरव्यू किए और आपने उनकी शख्सियत में बहुत बदलाव देखा होगा ओवर द पीरियड, जो है ना। देखें पॉलिटिकली भी खान साहब ने बहुत, एक तो होता है ना पब्लिक में गेन करना, मगर एज ए पर्सन बहुत ज़्यादा गेन किया। जो इस वक्त इमरान खान साहब के विजन में क्लैरिटी है, उतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। मतलब खान साहब कहते हैं लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मगर वो होता है क्योंकि उसके पर्सन में क्लैरिटी बंदे के आ गई है। मतलब ये सिलेक्शन की एग्जांपल ले लें, इलेक्शन में किस तरह हमें बांध के उतारा गया, मगर खान साहब बज़िद थे हमने ये इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। मतलब पहले टीयर को फारिग किया गया, अंडर 19 आया, अंडर 16 खान साहब ने कहा मैं अंडर 16 के साथ ही खेलना है। लास्ट जो सबसे मुश्किल डिसीजन था जब बैट का सिंबल छीना गया, बड़े बड़े सीनियर वकला ने भी बीच में से कहा कि अब ये स्टेज है कि पीटीआई को तो बाहर कर दिया इलेक्शन से, तो हम इसको बायकॉट भी कर सकते हैं, भाई इलेक्शन तो किसी तरह से पीटीआई को ये आने ही नहीं देंगे। उस स्टेज पे भी खान साहब ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं हमने लड़ना है इलेक्शन, और देखा अवाम ने निकली, अवाम ने भरपूर मैंडेट पीटीआई को। तो बाद में जो हुआ, तो देखें इमरान खान साहब अब उस तरह नहीं है कि कोई उन्हें ट्यूटर करे, ठीक है। खान साहब अपने फैसले खुद कर रहे हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। बात चीज़ें हैं इमरान की जो मैं उनके साथ इतना ज़्यादा तवील अरसे से, मैं बहुत तवील अरसे से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, 32-33 साल हो गए मुझे, और तवील अरसे से मैं इमरान से भी मिला हूँ और बाकी भी इनके भी लीडरशिप से मिलता हूँ। कुछ चीज़ें जो इमरान ने पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड से वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया, लेकिन बाज़ चीज़ें उसके साथ वो मिलती नहीं है, मतलब उसको जस्टिफाई करना मुमकिन नहीं है। बुज़दार को इमरान ने कहाँ से उठा के लगा दिया, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी के सामने भी। इमरान ने क्या ज़रूरत थी कि तोशा खाना की वो घड़ियाँ 2 करोड़ की होंगी, 3 करोड़ की होंगी, इन्होंने तो पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता इनको मौका मिला तो 100 रुपये पहुँचा देंगे। लेकिन वो इमरान जैसे शख्स को क्यों ज़रूरत थी कि वो ले, मतलब जिस काम के लिए दूसरों को कहता था घटिया हरकत, ये घटिया का लफ्ज़ इमरान इस्तेमाल करते थे इंटरव्यू के अंदर भी और प्राइवेट गुफ्तगू में भी, उन लोगों के नाम ले गए, वो घटिया आदमी हीरो का हार घर ले गया। तो वाई इमरान खान, वो इमरान खान जो वर्ल्ड कप जीता हुआ उसको हीरो का हार घर ले जाने की खान साहब की रियाज मलिक से ज़मीनें लेना, मतलब मैं दुनिया के किसी बंदे के लिए इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। इसमें थोड़ा सा देखें ना, अब जो मलिक रियाज वाली ज़मीन देखें, अगर प्राइवेट कैपेसिटी में ली हो तो बिल्कुल देखें एक ट्रस्ट के लिए अगले ने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, वो 1000 एकड़ के ऊपर उस यूनिवर्सिटी को कायम बना सकते हैं, मगर देखें आज खान साहब उसके ट्रस्टी हैं, कल को कोई और ट्रस्टी हो सकता है। देखें इदारा तो ट्रस्ट है ना, एट द एंड ऑफ द डे कन्फ्लिक्ट, आप तो वकील हैं सर, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल ये होती है कि 190 मिलियन पाउंड आपको आया हुआ है, आपने उसके जो एक लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसको वो पैसे दे दिए और आप उससे साथ ज़मीन ले रहे हैं। इससे ज़्यादा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बड़ी वाज़ेह मिसाल नहीं होती जितनी है बात है। मैं करप्शन नहीं अभी कह रहा, साइड पे रख दें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? देखें उसमें अगर जस्टिफाई की नहीं, देखें गलती तब होती कि देखें प्राइवेट अकाउंट में किसी पैसे चले जाते कहीं और फेवर या उसे वेवर प्राइवेट अकाउंट में गए। रियाज मलिक का वो अकाउंट जो उसको जुर्माने की मद में था उसमें आपने उसको दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। नो सर, आपने रियाज मलिक की लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको पैसा चले सुप्रीम कोर्ट, यू नो इट एज ए लॉयर। पैसा किधर है अब, वो पैसा किधर है? जब आप इल्ज़ाम लगाते थे जरदारी के जाली अकाउंट्स के ऊपर, आप लगाते थे शहबाज शरीफ के 26 अरब के ऊपर, मैंने यहाँ सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये वाला काम जो है इमरान खान का, ये उतनी ही बुरी मिसाल है जितना जरदारी के फेक अकाउंट्स की है, जितना शहबाज शरीफ के 26 अरब की है। देखें वो प्राइवेट, यही तो डिस्टिंक्शन को मिक्स कर रहे हैं। मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं क्लियरली बड़ा वाज़ेह तरीके से इसको वैसे ही करप्शन जानता हूं। एक चीज का बता दे, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया, वो अभी फायद ईसा ने वापस कर दिया, आपने उसको रियाज मलिक को दे दिया। चले अच्छा आ गया। देखें जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे कह रहे हैं, क्या वो वापस आ गए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को? सर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ही आए थे, आपने रियाज मलिक को दे दिया। नहीं देखिए ये तो चले एक एग्जांपल हो गई ना, जो आप कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी के रेफरेंसेस जो क्लोज हुए, जो शहबाज शरीफ के वो वाले पैसे वापस आए, मतलब जो शहबाज शरीफ की 26 अरब का केस है, मैं उसको करप्शन समझता हूँ, वो आज प्राइम मिनिस्टर है, मैं फिर भी उसको करप्शन कहता हूँ, बगैर किसी खौफ के कह रहा हूँ, लेकिन आपका भी ये केस करप्शन का केस नहीं। देखिए देयर इज नो डिफरेंस। करप्शन अब 14 अगस्त को पाकिस्तान की कौम को मैं ये नहीं कह सकता, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि ये करप्शन कम है इमरान खान की और शहबाज शरीफ की 26 अरब की करप्शन ज्यादा है। एक ही तरह के बुरे केस है। शहबाज शरीफ ने क्या किया था आपको पता? उसने अपनी जो पैसा था टैक्स अवेड किया था, उसने पैसा घुमा के दुबई से रिमिटेंस करके लाया था, क्योंकि
वो 35% टैक्स लगना था, उसने टैक्स अवेड किया 10 अरब का। बिल्कुल। तो इमरान ने 190 मिलियन जो उसका आया हुआ था 38 अरब रुपया उसको दे दिया कि जस्टिफाई नहीं, मगर उस पे क्या अब टैक्स में नहीं, मगर आज उस पे उन्होंने टैक्स दे दिया, उस पे 35% टैक्स देके वाइट कर लिया है। मैं जस्टिफाई ना उस शहबाज को कर रहा हूं, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। अगर इमरान खान की कल हुकूमत आ गई तो ये 190 का केस नहीं रहेगा, जैसे शहबाज शरीफ का 26 अरब का केस खत्म हो गया ना। ये तो अभी डिसाइड होने वाला है, कैसे नहीं रहेगा ये, इसमें तो वो सजा करने जा रहे हैं। डेड हो जाएगा केस, अल्लाह खैर। डेड कैसे हो जाएगा, वो तो सजा करने जा रहे हैं। आपको हुकूमत मिल गई तो खुद ही खत्म कर, उन्होंने मर्जी के वो जो है ना 14 अगस्त है। मैं पाकिस्तानी कौम को कोई अच्छी मिसाल मैं नहीं बता सकता कि ये लीडर बहुत साफ़ सुथरा है, बड़ा नेक आदमी है, इसने सारी ज़िंदगी कोई करप्शन नहीं की, इसके पीछे लग जाओ। मतलब सब कुछ चीज़ें माजरत के साथ तो इसमें सारी शामिल हो जाती हैं, लेकिन नहीं माजरत नहीं, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि अफसोस के साथ बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बिल्कुल एक ब्रॉडर कैनवस पे बात कर रहा हूँ, बगैर किसी पार्टी के। इमरान खान साहब की आपने बात की, वैसे मैं अपने भाई के लिए छोटी सी एक बात अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि उन्होंने 4 दफ़ा आपसे ये सवाल पूछा कि वो मलिक रियाज वाला पैसा वो गया किधर है, इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं गया। लेकिन उसकी सादा मिसाल ये है कि जो मैं अक्सर देता होता हूँ कि मेरा कोई ट्रैफिक सार्जेंट इशारा तोड़ने पर चालान कर दे 5000, और उसके बाद वो 5000 ले के मेरे से मेरा बिजली का बिल जमा करा दे, या तो गवर्नमेंट के खाते में ना, लेकिन मेरा बिजली का बिल जमा हुआ है किस बात पे, जो मुझे जुर्माना हुआ था। साल है इमरान खान साहब की कि वो जो पैसा जुर्माना हुआ था मलिक रियाज को, वो मलिक रियाज की मद में चाहे उसका बिजली का बिल जमा कराएं या उसको दूसरा जुर्माना हुआ है वो जमा कराएं, वो उसमें एडजस्ट किया गया था, जो कि ज़ाहिर है उसको किसी सूरत भी जो है आप जायज़ या सही डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं दूसरी जो बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हकीकत होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और आपने अपने सियासी मुखालिफ को मतलब पाकिस्तान की सियासत में टारगेट करना ही करना होता है। झूठे मुकदमात आप देखें बरी हुए हैं तकरीबन सारे मुकदमात में, लेकिन अब राना सनाउल्लाह आप देखें, अब करप्शन का केस नहीं बना, हीरोइन डाल दी उस पर, अंदर करना है उसे, पकड़ना है उसे। तो ये चीज़ें जो हैं अनफॉर्चुनेट हैं। शहबाज साहब करप्शन का जेन्युइन केस था, वो राना सनाउल्लाह की तरह का केस नहीं था। राना सनाउल्लाह का फेक केस था, इन्होंने बनाया इनकी हुकूमत ने, लेकिन शहबाज साहब का जेन्युइन केस फेस किया उन्होंने, बरी हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इंतकामी सियासत की रिवायत पाकिस्तान के अंदर है, शायद दुनिया में वो जगह भी होती होगी, इंडिया में भी है, 90 में पीपल्स पार्टी और PMLN में, लेकिन फिर आप लोगों ने चार्टर और डेमोक्रेसी किया, फिर आप पीछे हटे। काफ़ी सबक सीख लिया। सबक क्या सीखा था कि एक दूसरे के सियासी नज़रियात को मैं कहता होता हूँ और सियासी वजूद को बर्दाश्त करके आपको सियासत करनी है। अब इस वक्त जो तनाव की कैफियत आपको नज़र आ रही है, जिससे आपको, और फिर वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तनाव है और झगड़ा है, वो आपके इदारों में फिर आगे डिस्पेंस हो जाता है, वो आपको फिर इदारों के रवैयों में नज़र आता है, और ये चीज़ जो है ये अल्टीमेटली नुकसानदेह है रियासत के लिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब, इमरान खान की तरफ से कल स्ट्रीट प्रोटेस्ट की भी कॉल आई, कॉल तो ऐसा सच नहीं, अभी उन्होंने कहा कि अब मैं जल्दी कॉल दूंगा, और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान के बुरे हालात हैं और एकदम से सारी काया पलट हो जाएगी, क्या प्लान्स क्या आपके? देखिए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करते, और देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है 8 फरवरी के बाद की। खान साहब के अपने ख्याल के मुताबिक जिस तरह से अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, वो उस तरह से रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से। आप देखें कि वो क्लेम हमारा क्या है कि 80 से ज़्यादा MNAs को जो है ना बाहर बिठा दिया गया फॉर्म 47 की वजह से, और अब भी जब कोई एक रे ऑफ होप नज़र आई है, मतलब एक लिमिटेड सा है, मतलब होप जो नज़र आई कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे रिज़र्व सीट्स मिलनी थी, वो PTI का एक एक्सप्रेस ऑर्डर हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट जो आपकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो एक ऑर्डर करती है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है, उसको अनडू करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए अटैम्प्ट की जाती है, और आज इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठ जाता है। हालांकि 12 जुलाई को वो फैसला हुआ है, आज तक एक नोटिफिकेशन नहीं हुआ फिर, और कल अगर आप देखें 12 अगस्त है, ठीक है, 1 महीने बाद एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है जिसमें 2 MNAs और 1 MPA को डिसीट किया जाता है तहरीक इंसाफ के, तो अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो ये रवैयों के मामले में इलेक्शन कमीशन नरमी करेगा, आपके मामले में बिल्कुल नहीं करेगा। मौका दें कि आपके 80 नोटिफाई करने का, रातों रात नोटिफिकेशन करेगा। देखें, और दूसरा देखें ना, ओवरऑल हमारे लिए
ये सीटें मैटर नहीं करती। अगर वैसे देखा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखें जितनी सीटें बनेंगी हमने इसकी बुनियाद पे कोई गवर्नमेंट तो बनानी ही नहीं। खान साहब का क्लियर स्टांस है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, और वो उसी सूरत में वापस होता है कि इस मुल्क में री इलेक्शन हो। हमने कोई इन सीटों की बुनियाद पे कोई आगे किसी और से बार्गेन करके हुकूमत में तो बैठना नहीं, मगर फिर भी देखें इन चंद सीटों को भी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाया जा रहा है, और इस हद तक गए हैं कि 2 आईनी इदारों को हमने आमने सामने क्या खड़ा शक्ल कर होगी दिया। देखिए स्ट्रीट प्रोटेस्ट अब तो देखिए हम अलायंस में भी हैं, ठीक है, चकजई साहब और इन्होंने कल भी मीटिंग की है, जमात इस्लामी सारे मौजूद थे, तो वो अलायंस डिसाइड करेगा। जमात इस्लामी तो अलायंस में उस तरीके से भी रुकन नहीं है। हाँ नहीं, मगर कल पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया है, पार्टिसिपेशन हाँ जी आ गई है, नॉट फुली मेंबर, नॉट फुली ऑन बोर्ड। हाँ जी, मगर है कि जो इस तरह भी डिसाइड करेंगे तो अब अलायंस को ही आगे लेके चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो शक्ल होगी फिर इकट्ठे आप एहतजाज करेंगे। डॉक्टर तारिक साहब, आप लोगों ने तफसीली फैसला आने से पहले ही कानून साजी कर दी, तो आप लोगों ने भी कमाल किया, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नफ़ी करने की कोशिश की है। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो रियासत के 3 सुतून कहते हैं, पिलर्स हैं, उनमें से एक है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़ाहिर है, हमारा ECP भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक इस अमेंडमेंट का उससे नहीं है। उसकी अपनी एक हैसियत है और वो वैलिड है। बात यह है कि ये बात तो ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई है 2017 में कि अगर आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो आप 3 दिन में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। नहीं ज्वाइन करनी है, आज़ाद रहना है, तो वो भी गुंजाइश है, लेकिन ज्वाइन करनी है तो 3 दिन है, एक एफिडेविट के ज़रिए, बयान अल्फी के ज़रिए। हमने उसी को रीइटरेट किया है कि आप 3 दिन में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता जो हमने कहा ना कि हमने ये लोटासाजी का एक रास्ता रोका है। वो क्या है कि आज मैं आज़ाद हैसियत से जीता हूँ, आज मैं एक पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ बयान अल्फी लेके, अगले दिन मफाद कहीं और नज़र आया, 6 महीने बाद मैं बयान अल्फी लेके दूसरी पार्टी में चला जाऊँ। तो इस कानून साजी में ये कहा गया है कि आप एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद बैकआउट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपकी ये तुझी जो है ना काबिल कबूल नहीं है। PTI के साथ 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक ज्यादती की गई थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। मैं उस अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका कंटेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उस गलती की तलाफी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, तो उन्होंने उसकी इस्लाह की है कि ये गुंजाइश दी है कि हमने गलती हुई है पहले 8 फरवरी को, तो ये इनको गुंजाइश दी है। आप उस गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए आपने कानून साजी कर दी है, ये टिकेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। मैं स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है जी, उनका अपना इख्तियार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक और इससे पहले फैसला हुआ था, उसकी भी अगर इस्लाह हो जाए तो अच्छा नहीं है। वो क्या था, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ओवरऑल पार्लियामेंट के लिए है। वो क्या था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार या चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार जो उसकी पार्लिमानी पार्टी ने रिकमेंड किया है, ठेका फैसला उसके खिलाफ तो वोट देगा, उसके ऊपर अपील है, वो गलत फैसला है, तो वो वोट गिनी भी नहीं जाएगी और वो डीसीट भी होगा। तो दोनों में से एक चीज़ हो ना, गलत फैसला। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी भी दुरुस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसकी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर बाज़ औक़ात पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने के लिए आपको गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, नहीं तो गलत काम के लिए पूरी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं। कि डॉक्टर तारक भी उसी काम पे मोहर लगाए जो उनकी प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा, चाहे उनका यहाँ से दिल मानता है कि नहीं मानता, उसकी गुंजाइश रहनी चाहिए। 2 मनी बिल और प्राइम मिनिस्टर की जो वोटिंग है बिल्कुल ठीक है कि जिस पार्टी के टिकट पे हम इलेक्ट हो गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमने उसी को वोट। प्राइम मिनिस्टर और जो बजट का फाइनेंस बिल, 2 की तो कंडीशन है, तो लेकिन वो 63 के फैसले ने तो सारों के ऊपर ही कंडीशन सारों को कर दिया ना, तो ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, लास्ट सेगमेंट है, यौम आज़ादी मनाना है, अभी से चंद घंटे बाद 12 बज जाएंगे तो आपने यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू कर देनी है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए कोई खुशखबरी, वे फॉरवर्ड, अच्छा रास्ता जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो जाए, वो क्या होना चाहिए? जी, खुशखबरी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी। पाकिस्तान ने, मेरा ईमान है इस बात पे कि एक अजीम मुल्क बनना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान की कौम एक अजीम कौम है, लेकिन उसके लिए जो वे फॉरवर्ड है वो सियासी जमातों को निकालना है। और वो वे फॉरवर्ड क्या है, वो ये है कि अपने सियासी इख्तलाफात सियासी मैदान की हद तक रखें। मुल्क को जब बनाने की बात हो, मुल्क के इशूज़ की बात हो, मसाइल की बात हो, उसमें आपस में बैठें, बातचीत के ज़रिए एक दूसरे की, दोबारा मैं कहूँगा कि नज़रियात, ख़यालात को सुन के बर्दाश्त और तहम्मुल से काबिल अमल चीज़ों को अडॉप्ट करें। अगर अपोजिशन की कोई बात काबिल अमल है तो हमें अडॉप्ट करनी है।
इसी तरह अगर हम कोई बात करते हैं और वो उसमें सेंस है, वो काबिल अमल है, तो अपोजिशन को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये वो तरीका है जिससे मुल्क आगे जाएगा, पाकिस्तान के मफाद के लिए। और एक और आखिरी बात मैं एक जुमला में एक कह दूँ कि जिस दिन हम सबको जो ज़िम्मेदारान हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, जजेस भी हैं, इदारे हैं, फ़ौज, सारे, जिस दिन मैंने सरकारी गाड़ी को भी उसी एहतियात से चलाया ना जिस तरह मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूँ, उस दिन मुल्क सीधा हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी यहाँ आपको ना दर्द होनी चाहिए कि यार मैं जिस जगह बैठा हूँ मैं मुल्क की अपना नुकसान समझूँ और दिलो जान से मैं अपनी काम करूँ। और एज ए जर्नलिस्ट मेरी अपनी राय में पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं अगर आप सियासी लोग सीधी राह पर आ जाएँ, टॉक टू ईच अदर, बर्दाश्त पैदा करें, पाकिस्तान के मफाद के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, बाकी अपनी सियासत जो मर्जी करें, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं विद इन मंथ। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पीटीआई पे जो एतराज़ करते हैं ना कि जी ये बात नहीं करते, ठीक है, एक जनरल परसेप्शन ही यही है। और ख़ान साहब ने भी जिस तरह कहा कि जी 3 जमातों से बात नहीं, देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। देखिए पीटीआई कोई सेटलमेंट के लिए लुक फॉरवर्ड नहीं कर रही या कोई डील नहीं कार्व आउट करना चाहती कि इनसे बात कर लें कि जी मरकज़ हमें दे दें, पंजाब आप रख लें, सिंध उन्हें दे दें। पीटीआई का ये ज़ेन नहीं है। पीटीआई उस तरह की पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करती जिससे आवाम की बैकिंग ना हो। हाँ, उससे हट के अगर बात करते हैं, आज ये हमसे बात करें कि जी इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लानी है, जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है इस मुल्क में, और इदारों की बेहतरी करनी है, तो हम हाजिर हैं। हमने कब इनकार किया? बातें करते हैं ना आपकी पार्टी के लोग, तो मुझे उन सारों से शिकवा होता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपस में जाके बैठो पार्टी लेवल के ऊपर और वहाँ एजेंडा तय कर लें कि ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है कि जिसको बात कर सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के लिए इन इशूज़ पे बात करें। देखें, और ये कोर इशूज़ हैं, देखें इनको अगर हम हल कर लें, देखें आज हमारे लिए अगर इलेक्शन कमीशन मसला है ना, कल को इनके लिए भी बनेगा। अगर इन्हें आज जुडिशरी की कुछ ओवर रीच नज़र आती है तो कल को सर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हो, जुडिशरी के मसाइल हो, इलेक्शन कमीशन आपका जो मर्जी लॉ बना दें, वो इलेक्शन को तोड़ना मरोड़ने के लिए रास्ता निकलाता है। आप इन सारे इशूज़ का हल ढूंढ सकते हैं प्रोवाइडेड टू टॉक टू ईच अदर। तो इन चीज़ों पे तो बैठा जा सकता है। तो क्यों नहीं बैठते? देखिए पार्लियामेंट में हम बैठते हैं, आपस में डिस्कशन भी होती है, जैसा आप कहते हैं ये तो चीफ विप्स बैठ के, ठीक है, डॉक्टर साहब खुद चीफ विप साथ बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे चीफ विप डोगर साहब के साथ बैठे। हम नहीं उन चीज़ों पे डोगर साहब किसके साथ बैठे हुए हैं, पहले पूछ लें डोगर साहब से। नहीं हमारे साथ ही बैठे। पार्लियामान की हद तक मैं उमर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामान की हद तक और पार्लियामेंट्री बिजनेस की हद तक हमारी आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और उसमें पीटीआई का एक रीजनेबल जो है वो रवैया है, का बड़ा एक मुनासिब रवैया है। 4-5 इशूज़ हैं, इनको साथ लेकर चलें। इलेक्शन रिफॉर्म्स, आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, जुडिशल रिफॉर्म्स आप करें। ये जो एक मैंने कहा कि एक मुनासिब रवैया है, पार्लिमानी रवैया है, जो कम से कम उस प्रोग्राम का मेरे पास डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, वो थोड़ा बाहर भी लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन इशूज़ पे इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान की खातिर, अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर नहीं। मैं जिस पार्लियामान के अंदर के रवैये की बात कर रहा हूँ वो भी जाहिर है ज़ाती तो वो किसी का नहीं है, वो भी जॉइंट है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।